आपने हमें समय दिया एएनआई को बात करने का। तो मैं अपनी शुरुआत करता हूँ। अभी हाल में मालेगांव वर्डिक्ट पर जो वर्डिक्ट आया, उसके बाद हमने आपकी प्रतिक्रिया देखी, काफी आप इमोशनल थी। तो इस वर्डिक्ट को आप कैसे रीड करती हैं? मैं ये मानती हूँ कि एक बहुत बड़ी साजिश थी ये देश के हिंदू समाज को बदनाम करने की और इस बहाने से तुष्टीकरण की राजनीति करने की। और जो लोग ये साजिश रच रहे थे उन्हें ये ध्यान नहीं था कि इससे देश की बदनामी पूरी दुनिया में होगी। उन्हें देश का ख्याल ही नहीं था, उनकी नज़र कुर्सी पे थी। और ऐसी स्थितियों में उनको कुछ शिकार मिल गए जो आसान थे। और इसमें कर्नल प्रसाद, पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा और भी ऐसे अन्य नाम हैं। इन लोगों को उन्होंने अपना शिकार बनाया। एक स्टोरी गढ़ी, स्टोरी को सत्यापित करने के लिए उनको शिकार बनाया गया। इसमें टॉर्चर तो कर्नल पुरोहित का भी बहुत हुआ है। आपकी बात होती थी? नहीं, पुरोहित साहब से नहीं हुई कभी मेरी। मैंने टीवी पे उनका देखा था कि उन्होंने बताया, उनकी पत्नी ने बताया था कि उन्होंने नाखून तक उखाड़ दिए थे उनके। और साध्वी जी का, प्रज्ञा जी का जो टॉर्चर है वो डिफरेंट प्रकार का था, जिसमें कि उनको शरीर को उनके बिल्कुल इतना कष्ट दे दिया गया कि वो महिला चलने फिरने लायक नहीं बची। जैसे कुर्सी खिसका देना तो गिर गए नीचे, पानी मांग रही है पीने के लिए तो किसी महिला को बुला के क्या पिलाना वो मैं नहीं बोलूँगी, क्या पिलवा देना। और थप्पड़ मारना, गिनती के 100 थप्पड़। उन्होंने खुद बताई बात? हाँ, नहीं मुझे उनने नहीं बताई, मुझे तो मेरा एक सिक्योरिटी का इंस्पेक्टर, मैं उसका नाम नहीं ले सकती, विदेश में ट्रेनिंग के लिए गया। विदेश में ट्रेनिंग होती है ना पुलिस वालों की, तो वो गया। तो वहाँ महाराष्ट्र एटीएस का एक इंस्पेक्टर था। तो जिस दिन वो आपस में बातचीत कर रहे थे तो वो कहने लगा कि ये जो साध्वी हैं प्रज्ञा, इनके साथ बहुत अत्याचार हुआ है और मैं भी उस ग्रुप में शामिल था, मुझे बहुत दुख होता था। और बोले कई बार मुझे भी थप्पड़ मारने पड़ते थे, अपने सुपीरियर्स का ऑर्डर मानना पड़ता था। लेकिन वो गजब की महिला है, वो 100 थप्पड़ झेल के भी, इसलिए उसके गाल हमेशा के लिए काले हो गए हैं, वो कभी ठीक नहीं होंगे। तो बोल रहे थे कि हम लोग थक जाते थे तो हम ब्रेक लेते थे 50 थप्पड़ के बाद, और वो महिला सिर्फ ओम का उच्चारण करती थी उस समय पे। और बहुत सारी बातें उसने अब तो खुद भी बताई हैं। तो मैंने जब ये सारा सुना, और कुर्सी खींच देते हैं, कहेंगे बैठ जाओ, तो उसकी रीढ़ की हड्डी भी लगभग तोड़ दी है। तो मैंने जब ये सब सुना तो फिर मैंने तय किया कि मुझे मिलना चाहिए। तो आपने तो जब मैं नासिक की जेल में उनको जाके मिली। तो आपने जब उसके बाद तो मैं मिलती ही रही, उनसे आज तक मिलती हूँ। आपसे कैसा उनके संबंध है? अच्छे? अब मैंने देखा आप अकेली थी और ज्यादातर लोग उनके यहाँ गए भी नहीं जिस दिन ये वर्डिक्ट आया। विद्यार्थी परिषद में थी वो पहले, हमारा जो स्टूडेंट विंग है विद्यार्थी परिषद, उसमें थी वो पहले। तब से आपका साथ है? नहीं, मैं तो कभी विद्यार्थी परिषद में नहीं थी। अच्छा, लेकिन हाँ, विद्यार्थी परिषद मेरा सपोर्टर था। तो वो जब मैंने भोपाल का चुनाव लड़ा तो वो विद्यार्थी परिषद में थी और भोपाल में थी। तो उसने 99 में विद्यार्थी परिषद के लोग भी सपोर्ट करते हैं ना जिस नेता का, तो उसके साथ रहते हैं। तो मेरे चुनाव में एक्टिव थी, तो मेरा उनसे परिचय हुआ। तो मुझे बड़ी भली सी मुस्कुराती सी लड़की लगी वो। तो जब मेरे को किसी ने पूछा अचानक कि आपको पता है अभी अभी ऐसा हुआ है, तो मैंने कहा अरे वो तो बहुत अच्छी है, वो ऐसा कर नहीं सकती मेरे अंदाज से। और अंत में वही प्रमाणित हुआ जो मुझे विश्वास था कि प्रज्ञा ऐसी नहीं हो सकती। भगवा आतंकवाद का भी एक टर्म कॉइन्स किया देता। अब खत्म हो गया ये, क्योंकि खुल गया मामला। जो इसमें जो आपको मैंने कहीं पढ़ रहा था कि आपने बोला कि इसकी भी जांच होनी चाहिए कि ये किन लोगों की साजिश थी। ये तो मैं जैसे आज तक मैं 2 चीज़ों की बात मानती हूँ कि इनकी जांच होनी चाहिए। एक तो व्यापम में मेरा नाम आना, बहुत गहरी जांच का विषय है, क्योंकि जिस व्यक्ति का उस मामले से, मैं मजाक में आके उस से कह भी रही हूँ जैसे कोई कहे कि अभी मैं सवेरे ट्रंप के साथ ब्रेकफास्ट करके आई हूँ। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? जो हो नहीं सकता है। तो ऐसी बात कैसे हो सकती है? ऐसे इसी तरह से मुझे ये जांच का विषय लगता है। तो मालेगांव ब्लास्ट तो हुआ है ना, हकीकत है, उसमें लोग मरे हैं, ये भी हकीकत है। उसमें इनके नाम क्यों जोड़ दिए गए और असली अपराधी छूट निकले? और वो पीड़ित परिवार आज तक पीड़ित थे, और ये बिल्कुल निरपराध लोग थे जिनके नाम उसमें जोड़ दिए गए। इसलिए ये पूरा का पूरा जांच का विषय है, और इसमें जो अपराधी वो पकड़े जाने चाहिए फिर अंत में। उमा जी, आजकल एक नया मुद्दा चल रहा है, रिटायरमेंट होनी चाहिए एक पर्टिकुलर एज के बाद। मैं जब रिसर्च कर रहा था इस इंटरव्यू के लिए तो मैंने आपका एक बयान पढ़ा, आपने कहा कभी इस प्रोफेशन में कभी रिटायरमेंट नहीं होती। तो क्या आप अगला चुनाव? नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला, आप मेरे शब्दों को याद रखिएगा। मैंने कहा था कोई संस्था, कोई पार्टी, कोई इंस्टीट्यूशन रिटायरमेंट की एज तय कर सकता, कंट्रीब्यूशन की एज तय नहीं कर सकता। कंट्रीब्यूशन की कोई एज नहीं होती।
पद के लिए कोई संस्था तय कर सकती है ना, मतलब पॉलिटिकल संस्था हो, सोशल संस्था हो, या कोई इंडस्ट्रियल इवेंट मतलब इंस्टीट्यूशन हो, वो एक एज तय कर सकते हैं, लेकिन वो कंट्रीब्यूशन की एज तय नहीं कर सकते। कंट्रीब्यूटरी क्षमता है, नदी ना खाए कब, नदी ना पिए कभी अपना जल, और पेड़ ना खाए कभी अपना फल, तो पेड़ तो फल देते ही रहेगा, नदी जल प्रवाह करती ही रहेगी, वो कभी सूखेगी ही नहीं। तो इसलिए कि जो कंट्रीब्यूटरी कैपेसिटी होती है व्यक्ति की, वो कभी खत्म नहीं होगी। डॉक्टर हैं, वकील हैं, टीचर्स हैं। तो यू विल बी एटर्नली पॉलिटिशियन। नहीं, पॉलिटिक्स इज ए प्लेटफॉर्म ओके, एंड कंट्रीब्यूशन इज माय कैपेसिटी। बड़े डिप्लोमेटिक है आंसर में। अरे तो डिप्लोमेटिक तो होना पड़ेगा ना, आप लोग डिप्लोमेट कम होते हैं क्या पूछने में? नहीं, मैं तो सीधा हम पूछ रहा हम हूँ। हम हम नेगेटिव अपनाए रहे और आपकी बात में फंस जाएं। हम सीधा पूछ रहे हैं आप। तो हम सीधा ही जवाब दे रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन की जो कैपेसिटी है वो तो मेरी आखिरी घड़ी तक रहनी है। भगवान ने मुझे वो कैपेसिटी दी, और वो क्यों दी इस पर मुझे जरूर आश्चर्य होता है। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं अपने आप को दुनिया का एक बहुत बड़ा आश्चर्य मानती हूँ कि मेरे जैसा व्यक्ति जो जरा भी किसी चीज़ को मैनेज करना नहीं जानता, कॉन्स्पिरेटर नहीं है, और उसको चीज़ों को मैनेज करना नहीं आता, वो रोड मैप बनाना नहीं जानता है, वो 6 चुनाव जीता हुआ है, लोकसभा के 2 चुनाव विधानसभा के, वो मुख्यमंत्री बन गया, वो केंद्र मंत्री बन गया, पार्टी का महासचिव बन गया, पार्टी का उपाध्यक्ष बन गया, यूथ विंग का प्रेसिडेंट बन गया, पूरी दुनिया में हुआ आया, पहले ही राजनीति में जाने। ये सब क्या है? तो मुझे लगता है मैं एक चलता फिरता भगवान की कृपा। और मैं भाषण भी अच्छा नहीं देती। ऐसा नहीं है। I'm telling you. No, that is wrong. Political आपका भाषण oratory- तो फायर ब्रांड भाषण, हम लोग तो जब बड़े हो रहे थे तो देखते थे कि जो आपके भाषण है लोग कहते थे कि बड़ा मेरे को फायर नहीं ब्रांड लगता भाषण है। हालांकि विवादास्पद भी होते थे, लेकिन फायर ब्रांड भाषण होते थे। लेकिन मैं नहीं मानती हूँ, मैं मानती हूँ मुझे बिल्कुल बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, अबोध सी हूँ पॉलिटिक्स में बिल्कुल, लेकिन आई एम वेरी सक्सेसफुल इन पॉलिटिक्स। तो अभी आगे का रास्ता क्या है? अभी आप रास्ते पे जिस पे चल रही हूँ वही है, मैं गंगा जी के कार्य में लगी हुई हूँ। गंगा जी के कार्य में जब तक मुझे मंत्री रहना था। मैंने तो 2016 में ही कह दिया था कि अब मैं छोड़ना चाहती हूँ। मुझे अमित शाह, तो अभी आप लड़ाई करेंगी? अमित शाह जी लड़ाई किससे कर? नहीं सॉरी, मतलब मैं कह रहा हूँ चुनाव लड़ेंगी, ये बोलना चाहता हूँ मैं। हाँ, अभी तो मेरी वो उम्र ही नहीं आई है जब मोदी जी चुनाव पहले लड़े थे। मैं 65 तो अगले साल में होंगी। हाँ, तो आप मतलब अगले चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार हैं? मतलब मैं जब मुझे लगेगा कि मैं तैयार हूँ। अभी तो मेरे को अड़चन आ जाएगी। मेरे अंदर एक वीकनेस है, मैं आई एम वेरी मतलब सिनिकली सिंसियर टू द कमिटमेंट। तो अगर मेरे को कोई पार्लियामेंट सीट से मैंने चुनाव लड़ लिया तो मेरा पूरा समय और ध्यान रहेगा कि वहाँ किसी को परेशानी तो नहीं हो गई, और कोई भी परेशानी होगी मैं अपने आप को जिम्मेवार मानूंगी और गिल्टी फील करूंगी, तो भागूंगी एकदम से। तो एक पार्लियामेंट सीट की जिम्मेवारी, अगर ऊपर से मंत्री बन गए तो वो जिम्मेवारी भी, तो ये दोनों मिला के फिर ऐसी हो जाती हैं कि आप जिस काम को कर रहे हैं और वो काम इसमें रह के हो नहीं पाएगा। तो मैं उसको लक्ष्यनिष्ठ व्यक्ति हूँ ना, तो लक्ष्य के लिए ही काम करूंगी। उसमें चुनाव लड़ना सार्थक होगा तो लड़ूंगी, नहीं होगा तो नहीं लड़ूंगी। तो मतलब पावर आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, कंट्रीब्यूशन आपका ऑब्जेक्टिव है, ये बोल रहे हैं? आई एम वेरी पावरफुल इन माई सेल्फ, इसलिए मुझे पावर किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा हासिल नहीं करनी है। आई एम ए पावरफुल ऑब्जेक्ट माई सेल्फ। आप समझ गए ना? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दे आर पावरफुल इवन विदाउट पावर, एंड आई हैव पीपुल्स पावर। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो अपन 30 मार खाए हैं, नहीं, इस पीपुल्स पावर। तो लोगों ने मुझे शक्ति प्रदान की हुई है और उस शक्ति से मुझे बहुत लाभ होता है। जैसे शराब की आंदोलन चला तो लोगों ने मुझे कहा कोई एनजीओ से जुड़ जाए। मैंने कहा नहीं। फिर एनजीओ वालों को लगेगा कभी मान लो मैं कुछ दिनों के गंगा जी चली गई, हिमालय चली गई, तो मैंने छोड़ दिया क्या? मैंने कहा नहीं, उनको काम करने दो, उनका काम खराब मत करो। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने कोई सभा, कोई पंडाल कुछ नहीं लगाए। मैं तो शराब की दुकान के सामने जाके ही खड़ी हो जाऊँ। तस्वीरें देखी जो आपने ईंट मारी। हाँ, तो जब मैं दुकान के सामने जाके ही खड़ी हो जाऊँ तो जो शराब पीने आए होते थे वो भी मेरी तरफ पीछे आके खड़े हो जाती थी और भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। तो अभी लेकिन हो क्या रहा है मध्य प्रदेश में? अभी शराब नीति अंत में मध्य प्रदेश में मेरी जैसी शिवराज जी की सहमति थी वैसी उन्होंने बनाई, उसका फॉलो अप भी करने की कोशिश की, मोहन ने भी फॉलो अप करने की कोशिश की। लेकिन शराब नीति एक ऐसा विषय है जिसमें सबका सहयोग चाहिए, पुलिस का भी चाहिए है, लेकिन उससे ज़्यादा सहयोग चाहिए जनप्रतिनिधियों का। इसका उत्तर आपको पूरा सुनना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर कोई ऐसे होते हैं, नहीं यू कैन नॉट एडिट देम आउट। नहीं तो सवाल, कुछ सवाल एक शब्द भी आपका एडिट नहीं होगा। ओके, इसमें पंच से लेकर सरपंच तक की जिम्मेवारी है।
इसमें जनपद सदस्य से लेकर जनपद अध्यक्ष तक की जिम्मेवारी, इसमें जिला पंचायत सदस्य से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक की जिम्मेवारी, इसमें नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम के पार्षदों से लेकर के इनके अध्यक्षों तक की जिम्मेवारी है। इसमें विधायक और सांसद की जिम्मेवारी है कि जो नीति लागू हो चुकी है वो उसका वायलेशन तो नहीं हो रहा है। वो चाहते हैं इसे पुलिस संभाले, मतलब पुलिस सारा काम छोड़ दे और शराब की दुकान के सामने खड़ी रहे। पुलिस का काम है वहाँ बिगड़ा हुआ लॉ एंड ऑर्डर संभालने की। क्या ये जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं? इनकी ही पार्टी की सरकार के द्वारा बनाई गई नीति का नीचे पालन हो रहा है? क्या इसको देख रहे हैं कि इन्हें सिर्फ अपने अधिकार याद हैं और अपने कर्तव्य याद नहीं है? इसलिए मैं मानती हूँ कि शिवराज जी ने, हमने मिलकर जो नीति बनाई और शिवराज जी की सरकार ने घोषित की, बहुत अच्छी है। फिर मोहन ने भी उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की और 17 शहर और बना दिए जो कि शराब मुक्त उन्होंने घोषित कर दिए, वो भी बहुत अच्छा हुआ। अब उसका जो फॉलो अप करना होता है उसमें जो जनप्रतिनिधियों का सहयोग चाहिए होता है, अगर वही मिले होंगे शराब के व्यापारियों के साथ में तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी हमने एक और चीज़ इससे जुड़ी हुई बात कर रहा हूँ। जीतू पटवारी एक नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने ये बोला है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई शराब पीती हैं औरतें तो मध्य प्रदेश में पीती हैं। तो इसको लेके काफ़ी एक बवाल। उसमें ज़रूरत क्या थी? मीडिया ने ही खंडन कर दिया, क्योंकि मीडिया ने इंडेक्स दिखा दिया ना। हाँ, नहीं तो आपको इस बयान पे कुछ बोलना है, क्योंकि औरतों का मामला है, लिकर का मामला है। हमें नहीं बोलना, हमें इसलिए नहीं बोलना है क्योंकि वो क्या कह रहे हैं शायद उनको खुद पता नहीं है। क्योंकि हमारे क्षेत्र में आदिवासियों का बहुत बड़ा एरिया है और आदिवासी में स्त्री पुरुष में शराब पीने में भेद नहीं होता, लेकिन वो जो शराब पीते हैं वो ऑर्गेनिक होती है, महुए के फल से बनी हुई होती है। उसमें कोई खराबी उसमें कोई मिलावट खराबी है कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि वो स्वस्थ रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। सबसे बड़ी बात है कोई आदिवासी शराब पीने के बाद दुर्व्यवहार नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, किसी बच्ची के साथ छेड़खानी नहीं होती, कोई हिंसा नहीं करते। आप समझ गए? किसी को कोई अवरोधक खड़ा नहीं करती। उनकी भोजन की व्यवस्था का एक अंग है और उसमें स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है। लेकिन अगर आप कहोगे कि तो आप तो जो पी रहे हैं वो आपका कलेजा छलनी कर रही है, आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर रही है, इसलिए वो पता नहीं क्या बोल रहा है बेचारा जिसका नाम आप ले रहे हो। मैं उसकी बात पर कमेंट नहीं करना चाहती क्योंकि ना बिना सोचे समझे बोल देता है वो। मैंने उसको कई बार समझाया भी है कि तू सोच समझ के बोला कर। बेचारा बोल रही है? हाँ, बोल देता ना, बिना सोचे से बेचारा बोल रही हूँ मैं, बिना सोचे समझे बोल देता है। मैं उसको कई बार, एक दो बार उसने मुझे फ़ोन किए तो मैंने कहा जीतू तो एक ही काम कर ले, तू पार्टी में एक ही बचा नहीं था। कांग्रेस लगभग सफाया हो रहा है, कांग्रेस खत्म हो गई कांग्रेस, क्योंकि जो हैं वो रिटायरमेंट में चले गए हैं। दिग्विजय सिंह है, कमलनाथ तो बड़े हैं ना अब उम्र के ये लोग, तो रिटायरमेंट में जा रहे हैं ना। और जो नई पीढ़ी है वो पूरी बीजेपी ज्वाइन कर रही है, जिनको बीजेपी नहीं ले रही है वो भर बचे हैं कांग्रेस में। एक्चुअली ये तो बीजेपी की चॉइस है कि हमको इनको लेना है कि नहीं, तो सब जाना चाहते हैं। अच्छा, ये सब आना चाहते हैं आपको? तो मैं तो नहीं, मुझे यही लग रहा है क्योंकि सब चले तो जा रहे हैं पूरे टाइम कांग्रेस से छोड़ के बीजेपी में। तो मैंने जित्तू को कई बार कहा, छोटा भाई जैसा है, प्रिय है मुझे बहुत। मैंने कहा जित्तू तू अटपच कुछ भी बोलता रहता है, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोला कर, लड़का पढ़ा लिखा है, योग्य है, वो बोल देता है। अब ये भी बोल दिया और मीडिया वाले ही दिखाने लगे, पता है वो जो इंडेक्स दिखाने लगे कि नहीं ऐसा नहीं, तो खैर मीडिया ने ही खंडन कर दिया ना, मेरे को मेरी जरूरत नहीं थी एक्चुअली। आप मैम राम जन्मभूमि की एक मेजर स्टेक होल्डर रहे, मतलब आपने बहुत कार सेवा से लेके पूरी आपने एजिटेशन को भी लीड किया। अब तो निर्माण हो गया है, तो मथुरा काशी पे मैं आपका एक बयान पढ़ रहा था कि आप कह रहे थे कि वो भी काम हो जाना चाहिए था अभी तक। ये बयान नहीं है मेरा, ये तो पार्लियामेंट में दिया गया भाषण है मेरा 91 में, जब पूजा नहीं अभी मैं हालिया की हाँ, तो आप पूछोगे तो मैं देती ही रहूंगी ना जब तक आप पूछते रहोगे, क्योंकि मैं तो 91 में पार्लियामेंट में जब पूजा स्थली विधेयक आया तो मैं पार्टी की तरफ से मुझे ही डिबेट ओपन करने के लिए कहा गया और हमारी पार्टी ने इस मुद्दे का समर्थन किया, मेरे मुद्दे का, और इस पर बायकाट भी किया पार्टी ने जब हमारा संशोधन नहीं माना। मैंने कहा था मथुरा काशी अयोध्या को अलग मानिए और यहाँ मंदिर बनने दीजिए। ये 6 दिसंबर से भी पहले का है। तो अभी आपको क्या लगता है नेक्स्ट होना चाहिए इस पर कार्रवाई? अब वो सुनवाई चल रही ना दोनों स्थानों की, लेकिन मेरा जो दिल है ना वो तो हिंदू है ना, तो मेरा दिल थोड़ा ना कोर्ट में गया हुआ है। मेरा दिल तो यही है कि मुझे मथुरा और काशी में भी मतलब मंदिर देखना है, शिव जी का और कृष्ण जी का। कोर्ट में मेरी आस्था नहीं गई है, कोर्ट में ये लॉजिक गई है कि वहाँ बनना चाहिए कि नहीं मंदिर, लेकिन मेरी आस्था तो यही है कि मुझे वहाँ पर मंदिर देखना है। मेरी आस्था थोड़ी कोर्ट में ट्रायल में है। उमा जी, कई बार हम देखते हैं बयान आते हैं सनातन के खिलाफ, स्पेशली आप लोगों के पास इसके अलावा कोई काम नहीं है? सड़कें खराब पड़ी हैं, लोग सब मर रहे हैं, सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं मिल रही, जो देखो मीडिया एक ही धंधे में लग गया है। चलो पूछो। ये भी एक सवाल था, मतलब नहीं, ये सवाल तो मुझे है आप लोगों से।
नहीं तो आप देखिए, हम तो दिखाते हैं सारी सड़कें जो टूटी पड़ी हैं, जो लेकिन अभी सवालों में हम लोगों से तो आप तो पॉलिटिकल हैं, तो आपसे तो यही सवाल पूछेंगे। हम लोग जो बहन नहीं, मैं उसके उनके लिए पॉलिटिक्स करती हूँ। आपको पता नहीं है क्या कि मैं अस्पताल में जाके खड़ी हो जाती हूँ कि दवाई दिखाओ कितनी है, और डॉक्टर ड्यूटी पे है कि नहीं। तो आप किस क्षेत्र में भी जाती हैं ज़्यादातर अपने? नहीं, मेरा तो स्वभाव ऐसा, मैं जहाँ हूँ वहीं चली जाती हूँ। जैसे मैं रोड पर जा रही, लोग घायल पड़े हैं, गाड़ी रोकती हूँ, लेकिन मैं वीडियो नहीं बनने देती, क्योंकि मुझे इसमें पब्लिसिटी नहीं चाहिए। तो मैं सबसे पहले लोग मुझे देख के रोकेंगे, मैं कहूँगी खबरदार जो वीडियो बनाया, सेवा होने दो, इनको बचने की जान बचने दो। फिर वो मैं कहूँगी बताओ सबसे नज़दीक हॉस्पिटल कौन है, तो कहेंगे प्राइवेट है, वो लेंगे नहीं। मैंने कहा कैसे नहीं लेंगे? तो फिर मैं सबको धरवाती हूँ 2-3 गाड़ियों को पकड़ के, और खुद पहुँच जाती हूँ कि एडमिट करिए इनको तुरंत, नहीं तो हॉस्पिटल नहीं चल पाएगा। तो इसलिए ये तो डिस्पैरिटी है बहुत बड़ी, ये ख़त्म करने। और मेरी इच्छा है आप लोगों से, अच्छा रहा ANI, आप ट्रेंड सेटर हो आप न्यूज़ में, मेरा आप लोगों से निवेदन ये है कि आप लोग ना इंडियन पॉलिटिक्स को थोड़ा गरीब आदमी के मुद्दों पर भी लाइए। आप लोगों को क्या हो गया है अचानक? ये जो बातें आप कह रहे हैं, ये बातें संतों के डिबेट की हैं, ये नेताओं की डिबेट की नहीं है। संत महापुरुषों को ये करना है डिबेट। आपको लगता नहीं है कि ओवरऑल एक पैराडाइम शिफ्ट ही हो गया है? आप ये जनता मैं की इसको बहुत अनफॉर्चुनेट मानती हूँ। आप ठीक कह रहे हो। नहीं, मतलब ये मीडिया वही पूछ रही है जो एक जन चर्चा है। नहीं, आप देखिए आज की डेट में मैं देखता हूँ यंग बच्चे हो या बूढ़े हो या हर एज ग्रुप है, अब वो सनातन की बात कर रहा है, धर्म की बात कर रहा है, इसमें खराब तो नहीं है? हम सब पार्टिसिपेंट हैं इसके, कि हमने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है। हम सब इसमें हिस्सेदार, मैं आपको अकेले नहीं खड़ा करूंगी, हम सब इसमें हिस्सेदार हो गए हैं। और मुझे याद है कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पहला चुनाव लड़ा 2014 का, तो उनने विकास के एजेंडे पर लड़ा। पहला चुनाव है जो डेवलपमेंट के एजेंडे पे हुआ है। और मुझे दुख है कि ये देश मोदी के साथ हम कदम नहीं हो पाया, हम चल नहीं पाए उनके साथ में। हमने ऐसे चीज़ों को इशू बना दिया जो व्यक्ति की आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ नहीं है। धर्म तो बहुत आस्था का विषय है, आस्था का विषय है तो संतों के बीच में डिबेट होने दीजिए। आपकी आस्था है हिंदुत्व पे, तो जाइए ना अयोध्या, जाइए मथुरा, जाइए। मेरे को बड़ी हैरानी हो रही है कि आप इस लाइन की बात कर रही हैं, क्योंकि आप सबसे बड़ी फ्रंट रनर हैं धर्म की बात करने में। नहीं, वो राइट फ्रॉम योर बिगिनिंग बना देते हो फ्रंट। नो, यू आर राइट, नो यू आर रॉन्ग। आई एम राइट। नो, यस यू आर राइट एंड यू आर रॉन्ग। यू आर राइट इन दिस कि आपने मुझे फ्रंट रनर बनाया है, एंड यू आर रॉन्ग इन दिस कि आपको ये नहीं पता है कि मेरी बैकग्राउंड क्या है, मैं राजनीति में आई कैसे हूँ। मैं राजनीति में आई हूँ फ्यूडलिज्म के खिलाफ, मैं राजनीति में आई थी अनजस्ट के खिलाफ, जो मैंने पहले पूरी दुनिया में देखी। जब मैं प्रवचन करने गई अमेरिका में, गेटोज देखे, आज़ाद हो रहे अफ्रीकी देशों पर होने वाले गोरों के अत्याचार और उत्पीड़न देखे। उसके बाद जब मैं अपने जन्मभूमि पर वापस लौटी, तो वहाँ मैंने यही सेम चीज़ दिखी, तो मुझे लगा ये अनजस्ट तो यूनिवर्सल है, और मैंने लड़ना शुरू किया, और उसी को ग्राउंड बना के मैं चुनाव लड़ी, और मैं बहुत प्रचंड मतों से जीती। और वही चीज़ मैंने पार्लियामेंट में रेस करनी शुरू की। फिर मुझे अचानक अयोध्या आंदोलन में भागीदारी करने के लिए आमंत्रित किया विश्व हिंदू परिषद ने, लेकिन मैंने अपना काम अभी नहीं छोड़ा। तो आपको लगता नहीं है कि आपकी एक इमेज बन गई है वैसी ही? अब बना दीजिए आपको जो। नहीं, हमने नहीं बनाई है। हाँ, मतलब जिसको भी बनाना है। मैं आपका मतलब इंडिविजुअली मीडिया नहीं, मैं मीडिया की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ आपका भी मतलब इन धार्मिक इश्यूज पे ऐसा नहीं है कि आपने बड़े बात नहीं करी है। उसका कारण ये है कि वो मूवमेंट ऐसा था जिसने इंडियन राजनीति को बदल दिया, अयोध्या का। इसके पहले सेकुलरिज्म वर्सेस कम्युनलिज्म यही बहस होती थी, और सारे चुनाव इसी पे होते थे। और सेकुलरिज्म क्या था, उसको पहली बार अडवाणी ने चैलेंज किया। उन्होंने कहा ये सूडो सेकुलरिज्म है, क्योंकि जब मुसलमान और ईसाई कहते हैं कि हमें ईसाई और मुसलमान होने पर गर्व है, तो आप उनको सल्यूट करते हो। जब मैं कहता हूँ कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है, तो आप मुझे नीची नज़र से देखते हो। तो ये डिस्पैरिटी क्यों फिर मेरे साथ में, एक हिंदू होने के नाते? अडवाणी जी ने जो डिबेट शुरू की है, जिसने भारतीय राजनीति का एजेंडा बदल दिया, और जिसकी पूर्णाहुति मोदी जी ने की कि उसको विकास के एजेंडे पर ले आए। और मुझे दुख हो रहा है कि अचानक शिफ्ट हो गया। आप गलत नहीं हो, ये सही है कि फोकस में यही है, सोशल मीडिया पे यही है, नौजवान यही देख रहे हैं, लड़के लड़कियां यही देख रहे हैं, एक एक बात में इशू बनता जा रहा है, और मैं इसको अच्छा नहीं मानती हूँ। मैं चाहती हूँ कि धर्म और आस्था के विषय के लिए हम अपनी जान देने के लिए तैयार रहें, लेकिन हमें देश की अन्य समस्याओं को भी फोकस से बाहर नहीं होने देना है। जो एजेंडा रहा है, मोदी जी का रहा है, गांधी जी का रहा है, इसके पहले के महापुरुषों का रहा है, सबका। उमा जी, लंबी बात हमने इस बारे पे तो कर दी। अब मैं आता हूँ भारत की जो अब एक ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसको आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि आप इन मुद्दों पर भी बात करती रही हैं पाकिस्तान पर, उसको आप किस तरह देखते हैं? क्या भारत ने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया ऑपरेशन सिंदूर से? कई लोग सवाल उठा रहे हैं, ऑपोजिशन के लोग। भारत का ऑब्जेक्टिव तो जो सवाल उठा रहे हैं उनका तो मुझे जवाब ही नहीं देना है, क्योंकि वो भारतीय सेनाओं के शौर्य पर जब सवाल उठाते हैं तो भारत को बदनाम करते हैं, और वो शहादतों को, बलिदानों को कलंकित करते हैं।
इसका मतलब है कि उन्हें राष्ट्रीय गौरव और सेना का सम्मान करना आता नहीं। ये लोग तो राजनीति के योग्य भी नहीं। लेकिन ऑब्जेक्टिव तो हमारा जो अंतिम लक्ष्य है वो तो पीएको को वापस लेना है। तो जब तक वो वापस नहीं आएगा तब तक ये सबके मन में है। ये पार्लियामेंट से प्रस्ताव पारित हुआ है, आपको पता होगा, जब संगमा साहब थे स्पीकर। उसी बात को हम भी कह रहे हैं, हम उसको लेके रहेंगे। जब पीओके लेके रहेंगे तब कहेंगे ऑब्जेक्टिव मिल गया। तो पीओके लगता है कि अंतिम लक्ष्य हमारा बेसिकली होना चाहिए। अंतिम लक्ष्य तो राजा का कभी नहीं हो सकता, शासक का, क्योंकि लक्ष्य तो बदलते हैं समय के अनुसार। लेकिन हाँ, इस पूरे विवाद का जो हल है, जो पाकिस्तान ने आतंकवाद को स्पॉन्सर किया है, इसके मुझे तो एक ही हल दिखाई देता है, नेचुरल जस्टिस। जब आतंकवाद ही पाकिस्तान को ध्वस्त कर देगा तो वो अपनी औकात में आ जाएगा। शेष जो प्रायोजित आतंकवाद हमारे देश में है, हम तो उसको जड़ से उखाड़ ही देते हैं। हम कोई ना कोई स्ट्राइक करते हैं, उनको सबक सिखा देते हैं। तो इसलिए मैंने देखा है, आतंकवाद को सपोर्ट करने वाला देश तो आत्महत्या करने वाला देश होता है। पीओके जरूर ऐसा है जिसमें पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है और सबकी इच्छा है। भारत का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए, अभिन्न हिस्सा। अभी आपने हमेशा हिंदी बेल्ट से जो राजनीति करी है ज़्यादातर, अब बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो विपक्ष बार बार बोल रहा है कि ये वोट चोरी हो रही है, ये हो रहा है, वो रहा है। इस पर आपका कुछ व्यूज़ है? क्या राहुल गांधी को ना कुछ बातें याद दिलानी पड़ेंगी। जब इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी के बाद इंदिरा जी ने चुनाव कराए, क्योंकि उनको ये रिपोर्ट दी गई कि सब डर गए हैं, सब जेलों में बंद हैं, पब्लिक डरी हुई है, सारे इंस्टीट्यूशंस को तो आपने ध्वस्त ही कर दिया है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो मीडिया हो। आपको पता है मीडिया के लोगों को कितना कष्ट हुआ था, जो इंडिपेंडेंट माइंड वाला मीडिया था जी। और सब कुछ आपके अधीन आ गया, सारे इंस्टीट्यूशंस आपसे डरे हुए हैं, आपके इशारे पर नाच रहे हैं। जो नहीं नाच रहे वो या तो जेलों में या ख़त्म हो गए हैं। चुनाव करा दो, आपको तो वैसी जीत मिलेगी जैसे सिकंदर महान को मिली थी। वह हुआ क्या, इंदिरा गांधी खुद ही चुनाव हार गई। जब वोटर तय कर लेता है ना, तो फिर कोई चोरी कर ही नहीं सकता। फिर वो सबको पंच मारता है, सारे ध्वस्त होते हैं, और जिसकी वजह होनी होती है उसी की वजह होने देता है। वो दूसरे को धूल खुद चढ़ा देता है। वो लोकतंत्र में सारी शक्ति मतदाता के हाथ में होती है। तो राहुल को ये भूल जाता है कि चुनाव आयोग से चुनाव नहीं जीता जाता है, अपनी इमेज से, अपनी ताकत से, जो लोगों के हृदय जीतने की ताकत है, उसे जीता जाता है। मैं राहुल को कहूँगी कि पहले लोगों का हृदय जीतना सीखो। तुम सेनाओं का अपमान करते हो, तुम शौर्य का अपमान करते हो, तुम 370 को वापस लाने की बात तुमने कश्मीर में जाकर के कर दी। तुम अयोध्या में निमंत्रण पर भी नहीं गए। तुम कह रहे हो कि वो भाजपा का इवेंट था, लेकिन अगर राहुल, प्रियंका और सोनिया वहाँ बैठ गए होते तो बताइए पूरे मीडिया के कैमरे इन्हीं के चेहरे पे होते कि नहीं होते, इनका इवेंट बन गया होता। तो राष्ट्रीय गौरव के सारी चीज़ों को तो तुम इग्नोर कर रहे हो, चाहे वो सेना का शौर्य हो या आस्थाओं के स्थान हो, और तुम चुनाव जीत नहीं पाते हो। तुम्हारी पार्टी खत्म होती जा रही है। तो सोचते, बोलने के पहले सोचो तो अपनी मेमोरी पर, नहीं तो थोड़ी होम्योपैथी की दवाई खाओ मेमोरी को ठीक करने के लिए। दवाइयाँ होम्योपैथी भी सबसे अच्छी होती है। आपका व्यंग्यात्मक तरीका जो है बोलने का। नहीं, व्यंग्यात्मक नहीं है, सच्ची में होम्योपैथी में दवाई होती है। ही नीड्स, आई थिंक ही नीड्स वन। तो अब मैं आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, उमा जी, तो रूटीन आपकी अब क्या रहती है और अब आगे का लक्ष्य बताइए, अपनी रोड अहेड बताइए। मेरा तो जो रूटीन होता है वो कार्य के मुताबिक होता है। जैसे मैं नहाऊंगी तब जब मुझे लगेगा मैं पूजा कर सकती हूँ, पूजा नहीं कर सकती तो रात में नहाऊंगी फिर। और भगवान नाम जब जो होता है ना, वो आप सांस में भी ले सकते हैं। माला अगर, हाँ, स्नान करने के बाद माला हाथ में होनी चाहिए, स्नान करने के बाद दीपक जलाना चाहिए, मैं मानती हूँ। लेकिन अगर नहीं समय है तो आप आत्मा का दीपक जलाइए और भगवान नाम जप करिए। मेरे गुरु ने मुझे छूट दी हुई है, जिनसे मैंने संन्यास की दीक्षा ली। मैं विधिवत संन्यास दीक्षित व्यक्ति हूँ। मैंने अपना तर्पण किया है, अपना पिंडदान किया है, मेरा मुंडन हुआ, और तर्पण और पिंडदान मैंने खुद किए हैं। मतलब पूरी वैधानिक प्रक्रिया से मेरा संन्यास की दीक्षा हुई है। तो मेरे गुरुदेव ने मुझको बिल्कुल स्वतंत्र छूट दी हुई है कि छूट है तुमको, बस जप नहीं छूटना। तो सांस में जप कर लेते हैं, भगवान दिख गए तो प्रणाम कर लेते हैं। मुझे तो सारी हिस्ट्री में भगवान दिखते हैं। जो फूल है मैं तोड़ना ही नहीं चाहती उनको, मुझे लगता है भगवान को वैसे ही अर्पित हो गए हैं। आकाश की ओर देख रहे हैं, आप समझ गए, तो भगवान को ही तो अर्पित हो गए। सूर्य निकलता है तो मुझे लगता है सबसे बड़ा चमत्कार है कि हम देख रहे हैं, अचानक अंधेरा छट गया है और प्रकाश आ गया है। तो इसलिए मेरा रूटीन तो कर्तव्य के मुताबिक होता है। अगर मुझे 7 बजे उठ के काम करना होगा तो करूँगी, नहीं नहाऊंगी। समय होगा तो नहा करके 9:30 तक निकलूंगी। मेरे लिए मुख्य चीज़ हो गई है कि जिस काम को मैं कर रही हूँ उसके लिए मुझे कितना समय देना है। अपने लिए समय नहीं है तो चलेगा, मैं तो चलते चलते दौड़ते दौड़ते भी खाती हूँ, गाड़ी में भी खा लेती हूँ। पब्लिक लाइफ में काफ़ी एक्टिव रोल प्ले कर रही है। हाँ, वो जो मेरी एक्टिविटी है ना, वो आप लोग की प्रॉब्लम है और पॉलिटिकल
प्रॉब्लम है, वो ये है कि लोग चुनाव को एक्टिविटी मानते हैं। हमने ऐसा नहीं बोल रहा, मैं बता रही हूँ, लेकिन पब्लिक राजनीति लाइफ बोल रहा हूँ। हाँ ना, लेकिन राजनीति में ऐसी परिपाटी भी है कि चुनाव नहीं लड़ा तो राजनीति नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बिना चुनाव के भी राजनीति कर रही, टिकट दिलवा रही हूँ, चुनाव कैंपेन करती हूँ और जिताती हूँ, फिर जिनको टिकट दिलवा लेती हूँ उन लोगों को, ठीक है। दूसरी बात है कि मैं जिस काम को कर रही हूँ उसमें वो नहीं है, कोई रोमांच नहीं है। जैसे ताजमहल को बचाने के लिए बहुत कोशिश हुई थी, लेकिन गंगा को बचाने की वो कोशिश नहीं हो रही है। अभी सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन क्या सरकार से गंगा बचेगी? सरकार की बनाई हुई नहर नहीं है गंगा। नदियाँ अवतरित होती हैं, नदियाँ नहरें नहीं होती हैं जो सरकार बनाएगी और रेगुलेट करेगी उनको। तो जब जो नदियाँ अवतरित होती हैं, जिसमें 40 करोड़ लोग या 50 करोड़ लोग कुंभ में गोता लगा गए और मोक्ष मांग के चले गए, तो तुम मांग के ही आए, मतलब मांगते ही रहोगे इससे। इसके बदले में ना सफाई करोगे, ना स्वच्छता रखोगे, और ना अविरलता के लिए संघर्ष करोगे। बस कांवड़ में से जल चढ़ा सरकार तो कहती है कि काफी साफ हो गई है। कौन? नहीं, जितने हो गई है, निश्चित रूप से हुई है। जो 14 से 16 के बीच में जो प्लान बना वो ठीक से लागू हुआ है, लेकिन पीस मील अप्रोच हो रही है, तो उसके कारण वो एक साथ जो सामूहिक रिजल्ट आना चाहिए वो थोड़ा अभी नहीं आ पाया है। तो अभी काम बाकी है। मुझे लगता है कुछ काम ऐसे होते हैं जो निरंतर रहते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप मर गया तो त्रेता में रावण आ गया, रावण मर गया तो द्वापर में कंस आ गया। ये अच्छाई और बुराई का संघर्ष है और इसमें कंटिन्यूटी रहती है। थैंक यू उमा जी, आपने समय दिया। आपने, जैसे मैंने वादा किया था, इसको शॉर्ट रखेंगे, बिल्कुल शॉर्ट रखा। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।